Hello everyone, welcome to Funny Tunes. So today we are doing chapter 1, Resources and Development of Contemporary India Geography of class 10th NCERT. So let's just start. अच्छा, इस वाले पैरे में बेसिकली मीनिंग है रिसोर्सेज का, ठीक है. लेट्स जस्ट रीड एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट. जो भी हमारे नेचर में चीज़ें अवेलेबल है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. हमारी ज़रूरतें सेटिस्फाई करने वाली हर चीज़, पानी, पेड़ पौधे, है ना, जैसे हमें सब्जियाँ मिलते हैं, फल मिलते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ एक्सेसिबल हो, है ना. हमने बेसिकली 9th में 3 A's पढ़े थे, है ना. एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड द थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी, राइट. सो यहीं पे वो चीज़ है, टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ एक्सेसिबल होगी, हर इंसान के एक्सेस में हो, ठीक है. इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब है पॉसिबल टू डू. बेसिकली हम इकोनॉमिकली हर मिडिल क्लास हो, वो रिच हो, इकोनॉमिकली वो चीज़ लेने के एक कैपेबल हो, ठीक है. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. कल्चर, हर कल्चर के लोग, जैसे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदुज़म्स एंड सिखिज़म, पंजाबी, है ना, हर कल्चर के लोग उस चीज़ के बारे में माने, है ना. कोई भी मतलब उस चीज़ के अगेंस्ट ना जाए, है ना, कोई कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो. अभी यहाँ हम देख रहे हैं फिगर 1.1, यहाँ पे हमें ह्यूमन बींग्स देख रहे हैं. और ये 3 चीज़ें बेसिकली, इट इज अ ट्रायंगल इन विच टॉप पे लिखा हुआ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड एट द लेफ्ट कॉर्नर टेक्नोलॉजी एंड एट द राइट कॉर्नर इंस्टीट्यूशन. इसका मतलब क्या? इंटरडिपेंडेंट, पहले तो नाम पढ़ लेते हैं क्योंकि MCQs में भी आ जाते हैं ना. इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. जो टेक्नोलॉजी है, क्या अगर इंसान नहीं होंगे, ह्यूमन बींग्स अगर होंगे ही नहीं, तो क्या उस टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ है? नो. टेक्नोलॉजी तभी है अच्छा कोई यूज़ ही नहीं होगा तो वो टेक्नोलॉजी तो बड़ी ख़राब हो जाएगी, है ना. ऐसे ही नेचर है, अगर नेचर का हम यूज़ नहीं करेंगे, उस ज़मीनों का हम यूज़ नहीं करेंगे, उस पर बेसिकली हम क्रॉप्स नहीं उगाएंगे, क्योंकि ज़मीन होती है इसलिए ताकि क्रॉप्स होगी उस पर, बेसिकली क्योंकि फर्टिलिटी होती है उसमें ना. बाकी बहुत सारे रीजन होते हैं ना. तो नेचर में जो ज़मीन है, अगर उसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो बंजर बन जाएगी, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, है ना. तो ह्यूमन बींग्स ही है जो नेचर का, टेक्नोलॉजी से वो नेचर का यूज़ करेंगे, और इन दोनों चीज़ों से इंस्टीट्यूशन बनेंगे. और अगर इंस्टीट्यूशन पहली बात तो बनेगी ह्यूमन बींग से, और अगर ह्यूमन बींग नहीं होगी तो इंस्टीट्यूशन वैसे नहीं बनेंगे, है ना. और अगर ह्यूमन बींग नहीं होगी तो इंस्टीट्यूशन, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. इसी चीज़ को यहाँ पे elaborate करके या फिर deeply explain किया हुआ, ठीक है. Human beings interact with nature through technology. जो human beings है वो nature पे interact करते हैं टेक्नोलॉजी से. अब बताओ कि बिल्डिंग्स बन रही है, वो टेक्नोलॉजी से बन रही है ना. किसी तो इंसान ने दिमाग लगाया होगा ना उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को, कि इस ज़मीन का कैसे यूज़ करें, बिल्डिंग्स किस तरीके से. टेक्नोलॉजी से हम नेचर का यूज़ कर सकते हैं, और नेचर का यूज़ करके, नेचर और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन बींग्स इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि उनकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, है ना. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मी? क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज हमारे नेचर में अवेलेबल है, क्या वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? क्या हम उसे अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं? लाइक हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि वो तो गिफ्ट है ना. इज दिस ट्रू? देन नॉट. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential component of resources. Human beings बहुत important component है resources में, ठीक है. They transfer material available in our environment to resource and use them, है ना. बेसिकली जो environment में हमारी materials है उसे convert करते हैं और उन्हें resources बनाते हैं ताकि उसे use कर सके. These resources can be classified. इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ में gifts, they are not gifts of nature. They are not unlimited. They are limited. अगर हम ये सोच के देखो, वैसे तो अनलिमिटेड ही है, बट अगर हम उसे गलत तरीके से यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, जबकि ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा करेंगे, तो वो लिमिटेड ज़रूर है ना. अभी हमारे पास व्हीकल्स आ गई है, हम उसे इतना यूज़ करने लग गए कि हमें एक गली से दूसरी गली में जाना होगा तो हम गाड़ी लेके जाएंगे, है ना. और काफ़ी लोग हैं जो अपनी गाड़ी की बेसिकली सर्विसेज भी नहीं कराते, है ना. तो उसकी और ज़्यादा पॉल्यूशन होता है. हमने देखा है सड़क पे चलते चलते कई गाड़ियों को इतना ज़्यादा धुआं होता है कि वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बनाते हैं और दे डजंट केयर, और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो मैं रिसोर्सेज मिल रही है, दे आर नॉट अनलिमिटेड. उसे एक लिमिट में यूज़ करो, और एक हिसाब से यूज़ करो. जिस भी चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करोगे वो इफेक्ट करेगी. अभी उनको भी नहीं पता, बट इट विल इफेक्ट एट सम पॉइंट, ठीक है. अब ये पढ़ते हैं. जो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन दी फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है. बायोटेक एंड अबायोटेक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, इट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल चीज़ जो कि वापस रिन्यू हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर लगते हैं इसको रिन्यू होने में, ठीक है. बेसिकली इतना इजीली नहीं रिन्यू होती. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लाइक ओनरशिप इज बेसिकली किसी की कंपनी है तो वो ओनर है तो उसकी ओनरशिप, लाइक ओके. इंडिविजुअली भी उसका बिजनेस होता है. पार्टनरशिप कम्युनिटी, है ना, पार्टनरशिप कम्युनिटी इज सेम थिंग, तो उसमें भी उसका बिजनेस हो सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, डेवलप स्टॉक्स जो डेवलप होते हैं उसका स्टेटस, है ना. जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है? पोटेंशियल डेवलपमेंट, डेवलप स्टॉक्स एंड रिजर्व्स, ठीक है. अब इस फिगर 1.2 को देखते हैं. इसमें रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज होती है, ह्यूमन मैनेज रिसोर्सेज, है ना. नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है. ह्यूमन वेरी स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना. अभी हमने देखा कि ये टेक्नोलॉजी और नेचर से इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं कौन? ह्यूमन बींग्स. क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और यहाँ पे है कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, बायोलॉजिकल, है ना. बेसिकली इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है. रिसाइकेबल होता है और नॉन रिसाइकेबल, है ना. जैसे फॉसिल फ्यूल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. सेकंड पेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर वाइटल इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसे लिख लो लाइन में.
अंडरलाइन करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन के जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज खाना हो गया, पानी हो गया, अगर खाना पानी नहीं बनेगा तो ह्यूमन बींग्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एज वेल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा बिलीव किया जाता है लोगों के द्वारा कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। और इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी वो लेड कर सकते हैं या फिर हो भी रही है एक्चुअली में, है ना। तो ये मेजर प्रॉब्लम एक्चुअली रिटर्न ही है। डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ह्यूमन। ग्रीड इज बेसिकली द लालचीनेस, ठीक है। कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की लालचीनेस की वजह से वो रिसोर्सेज डेप्लीट हुई है। आजकल काफ़ी लोग पानी को भी ब्रश करते हैं, फिर हाथ भी धोते हैं, तो ऐसे ही पानी खुला छोड़ देते हैं, जब तक हाथ में सोप पूरे हैंड्स पे लगता है तब तक पानी चलता रहता है। दे जस्ट डोंट केयर। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी वजह से रिसोर्सेज की डेप्लीशन हो रही है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स मींस कि जो रिसोर्सेज है वो डिवाइडेड है कुछ ही लोगों में। जैसे कि जो अमीर लोग हैं वो तो हर चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो सिर्फ उन्हीं के पास रिसोर्सेज है, विच टर्न्ड द सोसाइटी इनटू टू पार्ट्स। डिवाइड कर दिया सोसाइटी को दो भागों में, रिच एंड पुअर, हैव्स एंड हैव नॉट, ठीक है। इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिसोर्सेज में भी एक्चुअली में। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना, अभी व्हीकल वाला बताया था। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड को इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है ना। ओजोन लेयर, अर्थ की ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, है ना। मेनी ऑफ द पीपल थिंक दैट द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, इट इज नॉट, ठीक है। अगर आप भी घर में ऐसा करते हो तो जस्ट स्टॉप, एंड अगर तुम प्रैक्टिकली देखोगे इट्स नॉट राइट फॉर योर फ्यूचर, है ना। तो अगर अभी तक आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर योर न्यू सजेशंस। Okay, next, an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. यहाँ पे जो लिखा हुआ है equitable distribution, बेसिकली indiscrimination अभी आगे हमने पढ़ा था। क्यों indiscrimination हो रहा था? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें या तो अमीर लोगों को मिल रही थी या फिर कुछ लोगों को मिल रही थी और कुछ लोगों को नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ऐसा एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हर इंसान उस चीज़, मतलब हर इंसान के घर के पास वो चीज़ अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, है ना। मतलब कि कंट्री में भी वो अवेलेबल हो, फिर एक्सेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अवेलेबल होने से भी क्या होगा, है ना। रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस, कंट्री की शांति के लिए वो चीज़ बहुत जरूरी है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड, अच्छा ये शांति इसलिए बोला बिकॉज अगर खाना नहीं होगा तो काफ़ी लोग की डेथ भी हो सकती है, दिस कैन लेड टू डेथ। तो उस कंट्री के पीस के लिए ये चीज़ बनाई है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। Therefore, resources plan, जो रिसोर्स की प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए। सस्टेन एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इंपॉर्टेंट लाइन, अच्छा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अभी ये पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट। थोड़ा सा तोड़ के समझते हैं क्योंकि हमें फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बेसिकली पूरी लाइन पढ़ेंगे इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल लाइन। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। डेवलपमेंट एक कंट्री में तब होनी चाहिए जब वो एनवायरमेंट को बेसिकली हार्म ना कर रही हो, तब होनी चाहिए डेवलपमेंट। मतलब उस तरीके से होनी चाहिए कि वो हार्म ना करे, है ना। जैसे कि कहीं तो इतनी एसेंशियल जगह बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो जो कि तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है, बट और लोगों के लिए, पूरी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी वाली बात है ना। हमने इकोनॉमिक्स में एक पढ़ी हुई थी चीज़ कि एक के लिए हो सकता है डेवलपमेंट, और दूसरे के लिए क्या पता ना, है ना। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। अभी तो हम अगर हम अभी डेवलपमेंट अपने हिसाब से कर लेंगे हमारे लिए तो वो चीज़ अच्छी है, पर ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपनी खुशी देखें और हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भूल जाए, उनकी वांट्स, नीड्स, है ना, उन सब चीज़ों को भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपनी नीड्स को देख रहे हैं तो हमें फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से देखना होगा, है ना। हम अपने लिए तो सब कुछ अच्छा कर ले, बट क्या पता हम खुद के लिए ही करते रह जाए, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना दुनिया में। सारी रिसोर्सेज खुद ही डेप्लीट हो जाएगी, फिर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसा भी ना हो कि हम सारी चीज़ें खुद ही यूज़ कर लें और उनके लिए कुछ भी ना बचे। वैसे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, बट फिर भी, है ना। देयर इज अ पॉइंट बिकॉज जिस तरह की हालात अभी चल रहे हैं, जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना। चलो लेट्स स्टार्ट रियो द जेनेरो अर्थ समिट। ये बेसिकली जो लाइन है इसे याद रखना, रियो द जेनेरो अर्थ समिट 1992, ठीक है। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो द जेनेरो इन ब्राजील। जो बेसिकली रियो द जेनेरो है वो ब्राजील में एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पे 100 से ज़्यादा हेड्स कंट्रीज के मिले फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। बेसिकली उस जगह पे सब हेड्स को इसलिए बुलाया गया तो ये बहुत बड़ा मुद्दा उन्हें खड़ा रहना था, और उस बारे में डिस्कशन करनी थी बेसिकली, ठीक है। क्या डिस्कशन करनी थी बेसिकली, जैसे कि अर्थ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, है ना, एनवायरमेंट के रिलेटेड उन्हें डिस्कशन करना था। इसलिए 100 से ज़्यादा हेड आए उस डिस्कशन में, है ना। मैं उनको मिले। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो पूरे एक कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रही है ना, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए सबको बुलाया गया। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। मतलब कि एक एजेंडा 21 बनाया, इनकी सारी डिस्कशन का एक कंक्लूजन आया विच इज एजेंडा 21। उस एजेंडा 21 इसलिए बनाया गया टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली जो फ्यूचर जनरेशन 21st सेंचुरी में है उन्हें रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए एजेंडा 21 बनाया गया, ठीक है। अब इस एजेंडा 21 है क्या? इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन
एन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये डेफिनेशन बेसिकली ये फुल फॉर्म है UNCED, ठीक है, ऐसे लिखा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो, ब्राजील. इट एम्स एट अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज एन एजेंडा टू combat is basically to achieve environmental damage, poverty, disease through global cooperation. Globally cooperate करे resources environment को, ठीक है, and common interest, mutual needs and shared responsibilities. अब ये भी मुश्किल लग रहा है, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं. एक एजेंडा में combat is basically to किसी चीज़ को सुधारना है ना, एनवायरमेंटल डैमेजेस जो कि पूरी वर्ल्ड में हो रहे हो, पोवर्टी हो रही हो, है ना, भुखमरी फैल जाती है, गरीबी, उस सब चीज़ों को 21st सेंचुरी में सब चीज़ें जितनी कम हो सकती है उतनी कम. डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, ग्लोबली उन सब चीज़ों को कॉपरेट करके, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, म्यूचुअल नीड्स रखी. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. ये तो कर दिया इन्होंने कंट्री के हिसाब से, ग्लोबल, बट हर लोकल गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो अपना खुद का एजेंडा 21 बनाए अपने हिसाब से, उनकी कंट्री या फिर उनके लोकल रीजन से क्या चीज़ों की ज़रूरत है. So that's it for today's video. Hope you like it. अब हम resource planning in India और आगे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. Hope you like this. If you have any doubt, you can ask in the comment box. It is you are free to ask. ठीक है, किसी भी तरीके के जितना भी अभी हमने पढ़ा उससे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो. Hope you like the video and आगे आपकी कोई सजेशंस हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हो. That's it for today's video. Lecture and subscribe.